नमस्कार, वेलकम टू बैक। हम पढ़ रहे थे वैदिक सभ्यता, और वैदिक सभ्यता में हमने उनके सोर्सों के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली थी, उनका अध्ययन कर लिया था। अब हम वैदिक साहित्य के पहले भाग ऋग्वैदिक काल के बारे में अध्ययन करेंगे। उनकी राज व्यवस्था वगैरह, उनकी उनमें जो ऋग्वैदिक व्यवस्था जो संस्कृति स्थापित करने वाले आर्य थे, उन आर्यों के बारे में, वो कहाँ से आए, किन क्षेत्रों के अंदर ठहरे, उनकी राजनीतिक व्यवस्था, पशुपालन, खान पान वगैरह, इन पूरी के उद्योग कैसे थे, उनके अर्थव्यवस्था कैसे थे, उन पूरे के बारे में हम डिटेल से जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है। वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता के अंदर हम देखेंगे अब ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का टाइम पीरियड अपने कौन सा देखा था? 1500 बीसी से 1000 बीसी। ठीक है। अब ऋग्वैदिक जो सभ्यता के जो स्थापित करने वाले, जो भारत में सिंधु सभ्यता के बाद में जब वैदिक सभ्यता स्थापित हुई, तो उनके जो स्थापित करने वाले जो लोग कौन थे, वो आर्य लोग कहते थे। आर्य कौन होते? आर्य कोई नस्लीय शब्द नहीं है। आर्य जो थे वो आर्य भाषा बोलने वाले लोग, आर्य भाषा बोलने वाले लोग। पहले ये कहा जाता था कि ये नस्लीय शब्द हैं और आर्य कोई विशेष लोग हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो आर्य भाषा जो बोलते थे, उनको सभी लोगों को आर्य कहा जाता था। और आर्य कहाँ से आए थे, ये बहुत बड़ी समस्या है। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तर्क दिए। तो उसके बारे में सबसे जो एक अभिलेख मिला है मध्य एशिया के अंदर। मैक्स मुलर साहब है एक विद्वान, इतिहासकार मैक्स मुलर साहब। मैक्स मुलर, इन्होंने मध्य एशिया में एक अभिलेख मिला है। कहाँ मिला है? मध्य एशिया में अभिलेख मिला है। कौन सा अभिलेख? बोगसगुई अभिलेख। बोगसगुई अभिलेख कितने वर्षों पुराना है? 1400 बीसी का। 1400 बीसी पुराना, यानी कि आज से कितने वर्ष हो गए? 2000 वर्ष ये, और 1400 वो, 3400 वर्ष पुराना। आज से 3400 वर्ष पुराना है ये बोगसगुई अभिलेख। इस अभिलेख में 4 ऋग्वैदिक काल के जो देवताओं के नाम मिले। तो मैक्स मुलर साहब कहने लगे कि ये देवता तो भारतीय देवता हैं। तो ये हो न हो, ये अभिलेख जो है वो भारतीय देवताओं के बारे में बात करता है। तो ये जो ऋग्वैदिक जो सभ्यता है वो कम से कम इतनी पुरानी तो हो सकती है। बोले तो ये जो आर्य लोग हैं वो वहाँ से आए थे। यूँ पुरानी तो उसके बारे में तो बात कर ली थी उन्होंने, लेकिन ये जो आर्य लोगों के बारे में बात होती है तो ये के मध्य एशिया से थे, क्योंकि ये उससे पहले का अभिलेख है। आर्य जो सभ्यता थी 1400 बीसी, जब आर्य संस्कृति कब आई भारत में? 1500 बीसी के आसपास हम इसकी बात करते हैं। 1500 से 1000 बीसी और 1400 बीसी का वो अभिलेख मिलता है। तो आर्य लोग, उन्होंने कहा कि आर्य लोग मध्य एशिया से है, मध्य एशिया में जो अभिलेख मिला है। ठीक है, इसके आधार पर। और कई सारे विद्वान हुए, उनमें एक जो तिलक का नाम सुना था आपने, वो भी अच्छे विद्वान थे। और दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती कहने लगे ये तिब्बत से आए थे, और तिलक कहने लगे ये उत्तरी ध्रुव से आए थे। क्यों कहने लगे तिलक उत्तरी ध्रुव से? क्योंकि ये संस्कृत के तिलक, जो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक थे, वो संस्कृत के विद्वान प्रकांड पंडित थे। तो उन्होंने जो संस्कृत के पुराने जो ऋग्वेद वगैरह उनका जो अध्ययन किया, उसके अंदर कोई ऐसे शब्द लिखे हुए थे कि जो जहाँ ऋग्वैदिक काल है, जो हम जहाँ से आए हुए, वो के वहाँ पर 6-6 महीनों के दिन और 6-6 महीनों के रातें होती है। कि बहुत बहुत लंबी लंबे दिन और लंबी लंबी रातें होती है। तो तिलक ने कहा कि भाई कि वो तो ध्रुवों पर ही होती है, इसलिए कि ये जो आर्य लोग हैं वो ध्रुवों से आए हुए, उत्तरी ध्रुव से आए। दयानंद सरस्वती कहने लगे कि ये तिब्बत से आए। और गंगानाथ झा,
गंगानाथ झा ने भी अपने रिसर्च वगैरह उनके आधार पर बोला कि ये तो कि ब्रह्म ऋषि देश से आए। ब्रह्म ऋषि देश से आए। पेंका ने बोला कि ये तो जर्मनी से आए। पी गाइल्स ने बोला कि ये तो के रूस से आए हुए हैं, कि ये लोग रूस से आए हुए हैं। और हंगरी ने जो पी गाइल्स ने बोला ये हंगरी से आए हुए हैं। एक जो विद्वान हुए डॉक्टर राजबली पांडे, डॉक्टर राजबली पांडे कहने लगे कि ये लोग तो मध्य देश से आए। मध्य देश बोले तो आज का जो मध्य प्रदेश है उसी को ही मध्य देश कहते हैं। मध्य देश से आए, कौन से? मध्य प्रदेश वाला इलाका। ठीक है, हो गई। एच डी कल्ला जो हैं वो कहने लगे कि ये तो कश्मीर से आए हुए। तो इनमें सबसे ये तो विवाद है कि ये वे कहाँ से आए, कब आए, ये तो अलग बात है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मान्य जो तर्क है वो ये स्वीकार कर लिया जाता है मैक्स मुलर साहब का जो एक अभिलेखिक साक्ष्य मिला है, अभिलेख मिला है। हमने पहले भी जो सोर्सों के बारे में अध्ययन करते समय हमने बात की थी, क्योंकि साहित्यिक सोर्सों की बजाय अभिलेखों को ज़्यादा महत्व प्रदान किया जाता है। तो मैक्स मुलर साहब को जो अभिलेख मिला है उसके आधार पर ये जो बोगस को अभिलेख आपने बात की थी, ये इसके अंदर के जो भारत के ऋग्वेदिक काल के 4 देवताओं के नाम मिले थे, इंद्र, वरुण, मित्र और नातस्य। ठीक है, अब ये जो देवता हैं वो ऋग्वेदिक काल के देवता हैं। तो इंद्र ऋग्वेदिक काल का देवता है, तो ये जो नाम है वो मध्य एशिया में मिलेंगे नाम, तो वो कोई ना कोई जान ही जाएगा कि ये लोग, ये जो देवता हैं वो तो भारत के देवता हैं। तो इन्होंने इसके आधार पर बता दिया कि ये तो जो आर्य लोग तो वहीं से आए हुए हैं। और नातस्य क्या है कि ये तो चिकित्सा से संबंधित देवता है एक। ठीक है, इसको नोट कर लो और अब आगे देखते। अब सिंधु क्या आर्य सभ्यता के भौगोलिक विस्तार के बारे में। ठीक है, भौगोलिक विस्तार। अब भारत का नक्शा बना देते हैं, जैसे जैसे बनेगा वो। ठीक बनाए क्या? ठीक है, ये भारत, और इस भारत के पूर्वोत्तर के अंदर अब तो ये विभाजित हो गया भारत पाकिस्तान और भारत के अंदर। लेकिन जब अविभाजित भारत में यहाँ पर 5 नदियाँ बहती थी, ये वाली यहाँ पर इस 5 के 7 नदियाँ बहती थी। ठीक है, इन 7 नदियों के कारण इसको सप्त सैंधव प्रदेश कहते थे। सिंधु नदी, व्यास, रावी, झेलम, सतलज वगैरह, ये पर 7 नदियाँ बहती थी यहाँ पर, इसको सप्त सैंधव प्रदेश। ये इनका विस्तार था। इसी के आसपास ऋग्वेदिक काल के लोग जो थे, इसी के आसपास वो रहते थे। तो इनका जो
जो मूल निवास स्थान था, मूल निवास स्थान क्या कहते हैं, भारत में जो निवास स्थान था वो सप्त सिंधु प्रदेश था, वो इन नदियों के आसपास था। और उन नदियों के हम नाम लिख लेंगे यहाँ पर। सिंधु, व्यास, रावी, चिनाब, झेलम। ठीक है, सिंधु को तो सिंधु ही कहते थे उस समय, व्यास को विपाशा, उसको पुरुषनी, इसको पुरुषनी। इसको अश्किनी। झेलम को क्या कहते थे, वितस्ता। ठीक है, 4-5 नदियां हो गई। इसके अलावा भी अफगानिस्तान में 3 नदियां थी, काबुल, कुब्रू वगैरह। ये काबुल में कुब्रू नदी बहती थी, कुब्रू। एक गोमल नदी थी, गोमल, जो गोमती, जो अंतिम नदी कहते हैं उसको अफगानिस्तान में। ठीक है, ये अफगानिस्तान में थी। तो इसी के आसपास इन ऋग्वैदिक काल के जो आर्य लोग थे, इनका निवास स्थान था। ये हो गया उनका, हो गया भौगोलिक विस्तार। ठीक है, अब जब लोहे का आविष्कार, अब ये पर इस भौगोलिक विस्तार ये इतना ही क्यों था, यहाँ से वो आगे क्यों नहीं बढ़े, और यहाँ से भी आगे क्यों नहीं बढ़े? क्योंकि देखो, लोहे का आविष्कार हुआ नहीं था। जब लोहे का आविष्कार नहीं हुआ था तो उस यहाँ से तो या तो वो दो आब का प्रदेश हो जाने के बाद में जलोढ़ बाढ़ का क्षेत्र था, बाढ़ का क्षेत्र था। तो बाढ़ के क्षेत्र में जो लकड़ी के जो लकड़ी का जो हल होता है उससे भी वो खेती कर सकते हैं। खेती तो वैसे ये कर देते क्योंकि ये कबीलाई लोग थे, कबीलाई लोग थे, पशुचारण का काम करते थे और ये उनको कृषि करना अभी तो आता नहीं था। तो ये इसी के आसपास ये अपने गुजर बसर कर लेते थे, क्योंकि इससे जनसंख्या का विकास अभी तक इतना हुआ नहीं था। तो यह उनको इतने अनाज की आवश्यकता थी नहीं। अब जब जनसंख्या का विकास हो जाता है, ज़्यादा अनाज की आवश्यकता होती है, और लोहे फिर तकनीकी के कारण लोहे का विकास हो जाता है, लोहे के विकास के कारण जंगलों को काटना आसान हो जाता है। तो उसके बाद में उत्तर वैदिक काल में वो यहाँ से वो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि लोहे का आविष्कार होगा तो कि जंगल को काटना आसान हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद उत्तर वैदिक काल में ये सारी बातें करेंगे। अब तो ये ऋग्वैदिक काल की भौगोलिक विस्तार हो गया। अब आगे बात करते हैं। ठीक है, अब इसकी राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक स्थिति की बात करें, राजनीतिक व्यवस्था, ऋग्वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में जो राजा होता था वो वंशानुगत नहीं होता था, वो निर्वाचित किया जाता था। राजा जो होता था वो निर्वाचित होता था, राजा निर्वाचित होता था, वंशानुगत नहीं होता था। तो ठीक है, तो और जब ये पशुपालन कबीलाई लोग थे, वो स्थायी जीवन शैली इन्होंने अपनाई नहीं थी। वो एक जगह से दूसरी जगह पर भटकते रहते थे। तो कबीलाई जीवन हो जाने के कारण, कबीलाई जीवन हो जाने के कारण वो इनकी जो राजा होता था, उनकी वो क्षेत्रगत इकाई नहीं होती थी, राज्य की जो वही क्षेत्रगत इकाई नहीं होती थी।
और राजा होता था वो कबीले का प्रधान होता था, कबीले का प्रधान, जिसको या तो निर्वाचित किया जाता था। फिर कालांतर में निर्वाचित हो जाने के बाद कालांतर में धीरे धीरे समय के साथ में ये चीजें वंशानुगत हो गई। ठीक है, राजा हो गया। राजा के बाद में अब देखो इनकी अब राजनीतिक व्यवस्था में एक जन, 4 शब्द मिलते हैं। जन, विष और ग्रामणी। जन जो उनका कबीला होता था वो विष का प्रधान विषपति कहलाता था, इसको कहता है जनस्य गोपा। इसका जो प्रधान होता था विषपति कहते थे उसको। ग्रामणी पहले लड़ाकू दलों का प्रधान होता था, क्योंकि ये कबीले होते थे एक दूसरे लड़ते रहते थे। लड़ते क्यों थे? गायों के लिए, क्योंकि उनके पास में धन संपत्ति तो कोई होती नहीं थी, क्योंकि ये खेती नहीं करते थे, मतलब ये इधर उधर से गुजर बसर करके ये काम चला देते थे। ग्रामणी होता था जो गायों यानी कि पशुओं के आधार पर पशुओं के आधार पर ये अपना जीवन चलाते थे। ग्रामणी जो होता था लड़ाकू दलों का प्रधान होता था। ठीक है, और सबसे नीचे आ जाता है कुल। कुल में जो परिवार का जो मुखिया होता था उसको कुल कहते थे। इस तरह से ये व्यवस्था होती थी। तो कुल मिलाकर हमने इसमें बात की कि देखो अब जो राजा होता था उनका निर्वाचित होता था, राजा के बाद में जन आते थे, जन यानी कि उसके जो कबीला जो होता था वो, और कबीले के नीचे थोड़ा जो छोटा कबीला होता था उसको विष कहते थे, उसका जो प्रधान होता था वो विषपति कहलाता था। और उनके साथ में जो ग्रामीण कुछ लड़ाकू दल होते थे जो, क्योंकि ये एक दूसरे के युद्ध करते रहते तो उनको ग्रामीणी कहा जाता था। फिर सबसे नीचे हो जाता परिवार, छोटे छोटे परिवार होते थे। परिवार में सबसे जो वृद्ध आदमी होता था उनको परिवार का मुखिया बना दिया जाता, या फिर कोई सक्षमता के आधार पर उनको बना दिया जाता था। ठीक है, अब देखो आप, राजा के साथ में कई सारे, राजा जो होता था उनमें के साथ में कई सारे लोग होते थे। इनमें थे राजा, महिषी, पुरोहित, सेनानी, युवराज, भागदूत, और पालागल। ऐसे करके 12 लोग होते थे। तो राजा होता था उसका प्रधान, महिषी उसकी पट्टानी, पुरोहित उनके यज्ञों को करने वाला, और सेनानी क्या होता था उनके जब युद्ध होते थे तो उनके लड़ाकू दलों का जो नेतृत्व करता था वगैरह, जो वो युवराज इनका जो पुत्र होता था वो भागदूत। जो जब युद्ध होते थे कबीलों के अंदर, जो चीज़ें प्राप्त की जाती थी, गायें प्राप्त की जाती थी, पशु प्राप्त किया जाता है, उनको वो बटारा करता था, तो उसको कहता भागदूत, बंटवारा करने वाला, बंटवारा करने वाला। ठीक है, और ये पालागल होता था वो राजा के साथ में पासे का खेल खेलने वाला। और ये सलाहकार होता था। ऐसे करके
जो राजा के सहायता के लिए ऐसे मंत्री कह दो, बाकी सारे, ठीक है। और उसके अलावा तीन 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 सभाओं का नाम मिलता है, जो समितियों का नाम मिलता है। एक तो है विदत सभा और समिति। ये जो विदत था वो आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था थी। सभा थी वो आर्यों की चुनी गई संस्था थी, और समिति भी एक संस्था थी, ठीक है। ये सबसे प्राचीन संस्था थी, ये निर्वाचित। सभा थी वो वृद्ध लोगों की संस्था थी। और समिति थी निर्वाचित। ठीक है। अब इसकी सामाजिक व्यवस्था के बारे में हमने राजनीतिक व्यवस्था देख ली। अब सामाजिक व्यवस्था के बारे में हम बात करते हैं। सामाजिक व्यवस्था, देखो ऋग्वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था बात करते हैं तो ऋग्वेद में जानकारी मिलेगी। और ऋग्वेद के सबसे अंतिम मंडल 10वें मंडल का पुरुष सूक्त, यानी कि 10वें मंडल के पुरुष सूक्त, दसवें मंडल के पुरुष सूक्त में जानकारी मिलती है चारों वर्णों की, यानी कि चारों वर्णों की जो एक साथ में जानकारी मिलती है। यानी कि जो ऋग्वैदिक काल का जो समाज था वो मोटे रूप में 4 भागों में बटा हुआ था। सबसे ऊपर था वो ब्राह्मण था, उसके नीचे क्षत्रिय, उसके नीचे वैश्य और शूद्र, ठीक है। अब ब्राह्मण का काम था अध्ययन और अध्यापन का, क्षत्रिय का काम था युद्ध में लड़ना और रक्षा करने का काम था, वैश्य का काम व्यापार वाणिज्य का था, और शूद्र का काम था इन ऊपर वाले तीनों वर्णों की सेवा करना। इन तीनों को एक अलग नाम दिया गया द्विज। ऋग्वेद के अंदर इन तीनों के लिए अलग नाम है द्विज। और धीरे धीरे ये करता करते आज हम हिंदी के अंदर देखें तो सिर्फ द्विज जो पर्यायवाची किसका है, ब्राह्मण का मिलेगा। लेकिन फिलहाल अभी जो ऋग्वेद में जो इन तीनों के लिए द्विज का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए जो अब हमने बात की थी जो ब्राह्मण वैश्य शूद्र और ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र और वैश्य आपस लिख देते हैं। तो पुरुष सूक्त में जो मंत्र था उसको जो परम पुरुष है, जो एक मंत्र लिखा हुआ है उसमें ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त के अंदर, तो उसमें परम जो पुरुष है उसके मुख से के ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है। परम पुरुष के मुख से क्षत्रिय की भुजाओं से, परम पुरुष के भुजाओं से,
वैश्य ऊपर आएगा, शूद्र नीचे आएगा। इसकी हुई है परम पुरुष के झांगों से और इसका जो पैरों से। तो ऊपर वाले तीनों वर्ण हैं जो ये द्विज कहलाने वाले, इनका काम था इसकी सेवा करना, ब्राह्मण का अध्ययन और अध्यापन, क्षत्रिय का काम था युद्ध में इन सभी की रक्षा करना, वैश्य का काम था व्यापार वाणिज्य के द्वारा इन सभी का भरण पोषण करना। ये यहाँ की ऋग्वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था थी। ठीक है। अब देखो दो तीन शब्द भी मिलते हैं, आर्य और अनार्य। आर्य शब्द है वो वहां पर देखो मेन रूप से तो ये आर्य भाषा भाषी जो लोग हैं, आर्य भाषा जो बोलने वाले जो लोग हैं उनके लिए आर्य यूज किया जाता है। लेकिन जैसे कुछ लोग कहते हैं कि ये जो ऋग्वेद के अंदर है इसमें जो गौर वर्ण के लोग हैं, गौर वर्ण के लोग जो मृदु भाषा बोलते हैं, जो मीठी भाषा बोलते हैं, मृदु भाषा, वही आर्य लोग हैं। और अनार्य लोग कौन से हैं? अदेवयु, अमृतवाज, यानी कि जो देवताओं की पूजा नहीं करते हैं, अमृतवाज यानी कि मीठा नहीं बोलते हैं, खराब बोलते हैं। और जो श्याम वर्ण के जो लोग हैं यानी ये जो काले लोग हैं उनको वो अनार्य लोग कहते हैं। कहाँ लिखा हुआ है कि ये ऋग्वेद के अंदर। तो एक बात और है कि जो हमने जो ये वर्ण व्यवस्था की बात की थी तो इसमें जो कर्म का जो निर्धारण था कि कौन कौन क्या कार्य करेगा वो कर्म से था, जन्म से नहीं था। ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण नहीं हो सकता, वैश्य का बेटा वैश्य नहीं हो सकता। अगर ब्राह्मण का बेटा वैश्य का काम अपनाता है तो वो वैश्य है, यानी कि कर्म से उनका निर्धारण होता था। तो ऋग्वेद के 90वें मंडल में एक उक्ति मिलती, एक जो उक्ति मिलती है उसका जो हिंदी अनुवाद कुछ इस तरह से है कि मेरे पिता वेद हैं, मेरी माता अन्न पीसती है। तो उनका पिता तो वेद का काम अपनाता है किसी की, और उसकी माता अन्न पीसती है, कि दोनों का काम अलग अलग हो गया। और क्या हुआ कि मैं कवि हूँ, मेरा पिता वेद है और मेरी माता अन्न पीसती है, कवि है। तो कवि का काम क्या होता है? अध्ययन अध्यापन वगैरह वो वगैरह होता है। कि ये ब्राह्मण का काम हो गया, ये चिकित्सक का काम हो गया, ये वैश्य का काम हो गया। ठीक है। अब बात करते हैं परिवार। परिवार कैसा था? परिवार संयुक्त परिवार था। संयुक्त परिवार था। परिवार के अंदर जो पिता की जो अधिकार थे वो असीमित अधिकार हुआ करते थे, यानी कि परिवार में जो पितृसत्तात्मक परिवार हुआ करता था। पितृसत्तात्मक परिवार, पितृसत्तात्मक परिवार होते हुए भी औरतों की स्थिति थोड़ी अच्छी थी, खराब स्थिति नहीं थी। लेकिन पिता को परिवार के ऊपर असीमित अधिकार हुआ करते थे। पिता को असीमित अधिकार। ठीक है। सुनो शेष और ऋजाश्व की कहानियां हैं। सुनो शेष और ऋजाश्व की जो कहानियां हैं, तो ऋजाश्व को उसका पिता अंधा करा देता है, अंधा कर देता है।
और उस सोने शेष को उसका पिता बेच देता है। इस बात पर आप नज़र रखिए कि देखिए कि आप एक पिता अपने पुत्र को अंधा करवा देता है और एक पिता अपने पुत्र को बेच देता है, तो पिता का अपने पुत्र के ऊपर कितना अधिकार होगा, यानी कि असीमित अधिकार थे। ठीक है, ये परिवार का हो गया, परिवार कैसा था। अब महिलाओं की स्थिति के बारे में बात करते हैं कि महिलाओं की स्थिति ऋग्वैदिक काल में कैसी थी। महिलाओं की स्थिति, महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी, अच्छी स्थिति महिलाओं की स्थिति। और महिलाओं को उपनयन संस्कार का अधिकार दिया हुआ था, उपनयन संस्कार का अध्ययन अधिकार। अधिकार था। बाल विवाह नहीं होते थे, बाल विवाह नहीं होते थे, तो महिलाएं बाल विवाह नहीं करती थी, तो उनकी स्थिति थोड़ी थी कि बाल विवाह नहीं थे, नहीं होते थे। विधवा विवाह और नियोग प्रथा प्रचलित थी। विधवा विवाह और नियोग प्रथा का प्रचलन। विधवा विवाह तो आप जानते ही हो, किसी पति के मरने के बाद में वह स्त्री किसी और पुरुष से विवाह कर सकती थी। और नियोग प्रथा होता है यानी कि किसी औरत का पति पुत्र पैदा करने में सक्षम नहीं हो तो वो किसी पुरुष से संबंध स्थापित कर सकती थी, किसी अपने पति के किसी संबंधी से। ठीक है, और किसी का पति कहीं विदेश में चला गया और उसके वापस आने की कोई संभावना नहीं हो तो भी वह किसी से संबंध स्थापित कर सकती थी, यानी कि पुत्र प्राप्ति के लिए। नियोग प्रथा का सबसे कारण था पुत्र की प्राप्ति। पुत्र की प्राप्ति क्यों? क्योंकि पुत्र जो होते थे वो संपत्ति के रूप में होते थे कि जिनके ज़्यादा पुत्र होंगे उनकी संपत्ति में उतनी वृद्धि होगी, ऐसा यह माना जाता था। तो जो महिलाएं जो थी विदत में और सभा में भी भाग लेती थी। विदत जो आर्यों की जो सबसे प्राचीन संस्था थी, विदत और सभा में भी भाग लेती थी, सभा में भाग लेती थी। और महिलाओं को जो सभा और विदत और सभा में तो भाग लेती थी, लेकिन उनको राजनीतिक अधिकार नहीं थी, राजनीतिक अधिकार उनको नहीं थे। वो किसी तरीके से किसी का नेतृत्व नहीं कर सकती थी, राजनीतिक अधिकार। और महिलाओं की स्थिति के अंदर देखें तो बहुपत्नी प्रथा भी थी और बहुपत्नी प्रथा और बहुपति प्रथा भी थी। कि बहुपत्नी प्रथा के अंदर देखो, इंद्र की पत्नी सची ने दूसरी पत्नी को प्रताड़ित किया, ऐसे देखने को मिलता है। तो उसकी इंद्र की बहुत सारी पत्नियां होगी। और बहुपत्नी प्रथा में, और बहुपति लिखी हुई इधर, बहुपति में देखें तो मरुतों ने रोदसी को मिलकर भोगा, ये तो वो तो हो गया इसके अंदर। ठीक है, और बहुपत्नी में आपने देखा होगा महाभारत के अंदर जो पांचाली थी तो उसके 5 पति थे, पांचाली के 5 पति। इसमें लिख दो आप, मरुत कितने थे? 49 मरुत थे। उनकी एक पत्नी थी रोदसी,
एक उक्ति मिलती है, मरुतों ने रोदसी को मिलकर भोगा। ठीक है, ये महिलाओं की स्थिति होगी। तो आज हमने पढ़ा इसकी राजनीतिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था के बारे में, और इससे आगे जानकारी अगली क्लास में करेंगे। तो आज के टॉपिक में आपको जो भी कोई परेशानी हुई हो, जो भी कोई दिक्कत आ रही हो, तो कॉलेज में कांटेक्ट करिए और बात कीजिए, और कॉलेज आइए और संपर्क कीजिए।